नमस्कार दोस्तों। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और अन्य जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने जो क्विक रिवीजन सीरीज की श्रृंखला शुरू की है उसमें हमने इतिहास के काफ़ी पोर्शन को कर लिया था और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग चल रहे थे। तो मध्यकालीन इतिहास मतलब भारतीय मध्यकालीन इतिहास, उसी के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग बात करेंगे मुस्लिम आक्रमण, इस्लाम वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो मुस्लिम और मुस्लिम आक्रमण के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बड़ा नाम एक आता है पैगंबर मोहम्मद जी का, और पूछते हैं उनका जन्म और मृत्यु कई बार पूछे हुए हैं। तो जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, और मृत्यु उनकी हुई थी 632 ईस्वी में। और मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। और हिंदू शब्द जो दिया गया है वो अरबों द्वारा दिया गया है। पूछते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है। ध्यान रखिए, केवल ये रिवीजन सीरीज है और इसमें हम लोग केवल फैक्ट्स की बात करेंगे, कंसेप्ट पे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये मैं मान रहा हूँ कि आप लोग पूरा कंसेप्ट पूरी किताबें पढ़ चुके होंगे। ठीक है। और इसमें जो भी फैक्ट्स बतलाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला मुस्लिम आक्रमण जो भारत में हुआ वो 711 से 12 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। एक बड़ा आता है गजनी वंश। गजनी वंश, इसके संस्थापक थे अल्पतगीन, और महमूद गजनी जो है इसी वंश से संबंधित थे, जिन्होंने 17 बार भारत पे आक्रमण किया। एक चंदेल शासक थे विद्याधर, जो कि इनसे पराजित नहीं हुए थे, महमूद गजनी से पराजित नहीं हुए थे। इनके संस्कृत मुद्रा लेख के साथ साथ चांदी का सिक्का इन्होंने जारी किया था। चांदी का सिक्का जारी किया था जिसमें कि संस्कृत में चीजें लिखी हुई थी। फिरदौसी, इनके यहाँ एक राइटर थे जिन्होंने शाहनामा की रचना की है। प्रसिद्ध किताब है शाहनामा, जिसकी रचना फिरदौसी ने की है, और वो यही महमूद गजनी के दरबार में थे। महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार उलबी थे। आगे चलिए। एक महमूद गजनी के यहाँ ही अलबरूनी थे, वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या अलबरूनी जो थे वो धर्मनिरपेक्ष लेखक थे? तो नहीं थे वो धर्मनिरपेक्ष लेखक, लेकिन वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने पुराणों का भी अध्ययन किया था अलबरूनी ने। ये सारे महमूद गजनी के शासनकाल में थे, और त्रिकोणमिति के भी विशेषज्ञ थे अलबरूनी, ट्रिगोनोमेट्री के। दूसरा, महमूद गजनी के बाद दूसरा जो आक्रमणकारी है उसका नाम आता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी सबसे पहले किसको पराजित किया? तो भीम द्वितीय, इसको मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है, तो उनको सबसे पहले पराजित किए थे मोहम्मद गौरी ने। तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया है, और तराइन का द्वितीय युद्ध वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और भारत में एक तरह से मुस्लिम शक्ति स्थापित हो गई थी। और कब हुई थी द्वितीय युद्ध? 1192 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1192 ईस्वी में तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, इसी में पृथ्वीराज चौहान हारा था और भारत में मुस्लिम शक्ति प्रतिष्ठापित हुई थी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। ये थोड़ा सा अचंभा करने वाला है, लेकिन उन्होंने सिक्के चलवाए थे जिसपे देवी लक्ष्मी की आकृति थी। मोहम्मद गौरी के साथ ही जयचंद का, चंदावर का युद्ध हुआ है 1194 ईस्वी में, जिसमें जयचंद हार गया था। यही जयचंद का बोला जाता है इनका योगदान था पृथ्वीराज चौहान को हराने में। बाद में जयचंद भी हारा 1194 में चंदावर के युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता किसको दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ये वही है जहां से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की मानी जाती है। मतलब गुलाम वंश की शुरुआत जो होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से ही होती है, और इन्हीं को प्रथम अक्ता दिया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने ही एक बख्तियार खिलजी थे जिनको भेजा था बंगाल और बिहार पे विजय करने के लिए। बिहार और बंगाल का विजय यही बख्तियार खिलजी के द्वारा की गई थी, जिसको मोहम्मद गौरी ने ही भेजा था। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत की ओर। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंशों ने यहां पे शासन किया है, और उसमें सबसे पहले आते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो भी इसके शासक थे वो अपने सीनियर के गुलाम थे। मतलब जैसे मोहम्मद गौरी जो थे उनके गुलाम थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के इल्तुतमिश उसके दामाद भी थे हालांकि। तो उस समय गुलामों की बहुत प्रतिष्ठा थी। ऐसा नहीं कि केवल जो है दास है, वो गुलाम है,
लेकिन उनको बहुत प्रतिष्ठा थी और उनको यहाँ तक कि उनको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया जाता था। तो गुलाम वंश, इसके संस्थापक कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको चुना था किसने? मोहम्मद गौरी ने। ये इनके बारे में बोला जाता है काफी ये दानी थे, इनको लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों रुपया दान देते थे, तो लाख बख्श का नाम दिया गया इनको। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया था इन्होंने अजमेर में, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में। और कुतुब मीनार की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसकी शुरुआत। और चौगान खेलते समय घोड़े पे खेला जाता था, घोड़े पे बैठ के, उस समय घोड़े से गिर गए वो कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी मृत्यु हो गई। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फैक्ट्स सारे पूछे हुए हैं कि राजधानी कहाँ बनाई, कैसे मृत्यु हुई, कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो किसने बनवाया, वो क्या है, लाख बख्श किसे कहा जाता है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरे एक राजा है इल्तुतमिश, शासक जो है इल्तुतमिश, इन्होंने अपनी राजधानी पहले कहाँ थी? लाहौर में, लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दी इन्होंने राजधानी इल्तुतमिश ने। और ये नियमित सिक्के ढलवाना शुरू किए अपने टाइम में, सिक्के ढलवाना शुरू किए। और इसको एक तरह से बोले तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक बोल सकते हैं, क्योंकि स्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। दिल्ली का, जैसे हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग बोलेंगे दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन है? तो वो है इल्तुतमिश। इनको गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। मैं बताया आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है खुद गुलाम थे, उनके गुलाम थे इल्तुतमिश, जो बाद में शासन संभाले। इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज खां का आक्रमण हुआ था भारत पर, लेकिन फिर भी भारत जो है बचा रहा उस समय। चंगेज खां कल वो तो मेनली आक्रमणकारी थे, लूटमार करते थे, वो हो गए लूटमार करने वाले हो गए। चंगेज खां का मूल नाम पूछ देते हैं, तो तेमुचिन नाम था चंगेज खां का मूल नाम। और इन्होंने इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया? मालिक जानी को। चूंकि बिहार बीपीएससी से रिलेटेड है तो वो इंपॉर्टेंट है। मालिक जानी जो थे उनको प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया, किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। गुलाम वंश में ही इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया सुल्तान, रजिया बेगम, जो आप लोग सुनते हैं, उस पर फिल्में भी बनी है रजिया बेगम। ये प्रथम मुस्लिम महिला प्रशासक थी ये भारत में। इनको हालांकि तुर्कों के द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। आगे चलिए। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार कि कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान था? तो शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत हो रही है कुतुबुद्दीन ऐबक से। इल्तुतमिश ने भी उसको आगे बढ़ाया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी उसको कंप्लीट करवाया एक तरह से बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, तीनों का योगदान था कुतुब मीनार के निर्माण में। आगे एक गुलाम वंश के काफी प्रसिद्ध राजा हुए हैं बलबन, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, बलबन ने बहुत सारा काम किया, मतलब वो काफी स्ट्रिक्ट राजा थे और लौह और रक्त की नीति उन्होंने चलाई थी। मतलब कि आप जो है शासन जो है वो बिल्कुल केंद्रीकृत रहेगा और जो जनता है वो भगवान की तरह पूजेंगे किसको? शासक जो है उसको। तो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी उन्होंने, मतलब कि आप आक्रमण करेंगे, खून खराबा होगा, है ना। लोहा मतलब तलवार की नीति होगी यहाँ पे। तो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। तो उन्होंने क्या क्या काम किया, हम लोग फैक्ट्स पे चर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा उसके डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाते हैं। दीवान आरिज एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। तो पूछ देते हैं कि सैन्य विभाग का नाम क्या था, या फिर दीवान आरिज क्या है, किसने स्थापना की? इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। लौह और रक्त की नीति इन्होंने चलाई थी। अपने आप को जिल्ले इलाही, मतलब कि ईश्वर की प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को स्थापित किया था, जिल्ले इलाही की उपाधि ली थी इन्होंने। और नौरोज का त्योहार, एक फारसी त्योहार है नौरोज, उस त्योहार की शुरुआत जो हुई उन्होंने बलबन ने किया। इन्होंने अपने आप को खलीफा का सहायक घोषित किया। गढ़ मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है उसके दीवारों पे शिलालेख में ये बात का जिक्र है कि उन्होंने अपने आप को खलीफा का सहायक नियुक्त किया। इन्होंने उल्लुक खां की उपाधि, इनको मिली थी उल्लुक खां की उपाधि, किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद द्वारा। इससे पहले जो शासक थे नसीरुद्दीन महमूद, उन्होंने बलबन को उल्लुक खां की उपाधि दी थी। बलबन ने ही बंगाल विद्रोह जो हुआ था उसको दमन किया था और नियामते खुदाई का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है। तुर्काने चहलगी
का प्रभाव समाप्त किया था बलबन ने। इल्तुतमिश के समय ही 40 तुर्कों की एक कमेटी बनाई गई थी, मतलब जो उस समय सबसे पावरफुल होते थे वो लोग, और शासन पे पूरा नियंत्रण होता था उस 40 तुर्कों का। तो तुर्कों ने चहलगिर बोले थे उसको, और लेकिन बलबन ने क्या बोला, मैं उन्होंने केंद्रित कर दिया, शासन को केंद्रीकृत कर दिया, और तुर्कों ने चहलगिरी का जो कंसेप्ट था उसको ही खत्म कर दिया बलबन ने। अब आगे चलते हैं हम लोग। बलबन के बाद खिलजी वंश आता है। पहले तो गुलाम वंश हुआ, उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के एक बड़े प्रसिद्ध राजा रहे अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूं ताकि दिखे आप लोगों को। अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इन्होंने घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की। घोड़ा दागने क्यों की? पहचान के लिए। इन्होंने नया धर्म चलाने की भी कोशिश की, लेकिन उलेमाओं का बहुत विरोध हुआ। उस समय जो उलेमा थे, जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स होते थे, उनका बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने नया धर्म चलाने की कोशिश की। इन्होंने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि से घोषित किया, और इनके सेनापति थे जफर खां। हालांकि ये मंगोलों से लड़ते हुए मारे गए थे। ये सारे मैं बात अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहा हूं। इन्होंने चित्तौड़ विजय किया था, और पद्मावती जो फिल्म बनी है, या पद्मावती जो लिखी गई है कहानी, वो इसी के बारे में लिखी गई है, चित्तौड़ विजय के बारे में। रानी पद्मिनी थी वहां पे, राणा रतन सिंह थे, उनकी रानी थी पद्मिनी, उन्होंने जौहर किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी से ही रिलेटेड है ये चित्तौड़ विजय। फिर इन्होंने दक्षिण भारत का भी अभियान किया, धन प्राप्ति के लिए किया था मेनली। इनका ये नहीं था कि वहां भी शासन करें, वहां पे धन प्राप्ति के लिए दक्षिण भारत का अभियान किया। और देवगिरी के शासक उस समय कौन थे? रामचंद्र देव। पूछा हुआ क्वेश्चन एक्चुअली कि मोहम्मद खिलजी के दक्षिणी भारत के अभियान में रामचंद्र देव कहाँ के शासक थे, या देवगिरी का शासक कौन था? उसमें भूमि कर लिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, उपज का 50% ऑफ उपज। एक दीवाने रियासत होता था। खालिश भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई थी इस समय। एक टैक्स था घड़ी नाम से। घड़ी क्या था? वो गृह कर था, हाउस पे भी टैक्स लगता था, उसका नाम था घड़ी। मैं बता रहा हूं खिलजी वंश के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारी चीजें हैं। मेन जो शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी ही थे उस समय। ठीक है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, पीडीएस की सिस्टम की शुरुआत की थी। ये बहुत बड़ी बात है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पीडीएस सिस्टम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद दिल्ली में बाजार मूल्य नियंत्रण की भी शुरुआत की। मतलब उस समय बहुत बड़ी बात है, अगर उस समय मध्यकालीन भारत में ये बात हो रही है, समझिए कि 1290 ईस्वी के आसपास की बात हो रही है। उस समय अगर कोई शासक बाजार मूल्य नियंत्रण, मतलब किसी चीज का दाम कितना होगा कितना नहीं होगा, या फिर उस समय अगर कोई पीडीएस सिस्टम की शुरुआत करता है, तो बहुत बड़ी बात है उस समय। तो मोहम्मद खिलजी के द्वारा ही ये चलाया गया था। और ये जो है बर्नी एक थे लेखक, उन्होंने लिखा था इसके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया, जब उसने शासन प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों से पूर्णतया स्वतंत्र था। मतलब अपने आप को वो शरीयत से अलग मानते थे जो अलाउद्दीन खिलजी थे। इसलिए मैं बोला कि नया धर्म चलाने की भी कोशिश किए थे, जिसमें उलमाओं का विरोध हुआ था। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन जो है सबसे अधिक समय तक रहा है। मैं एक आपको बता चुका हूं, गुलाम वंश में बता दिया, उसके बाद खिलजी वंश बता दिया, उसके बाद आता है तुगलक वंश। ये पूरा सीरीज से है। तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक राज करने वाला है। ये समझ लीजिए कि लगभग 1320 से लेके 1413 ईस्वी तक लगभग जो है ये तुगलक वंश का शासन रहा है। एक इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तुगलक वंश के प्रथम सुल्तान जो थे वो थे गाजी मलिक। और ये गाजी मलिक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष भी था उस समय। और गाजी मलिक ये फाइनली जो है प्रथम सुल्तान बना। उसके सबसे कंट्रोवर्शियल बोलिए या सबसे बड़े सुल्तान बोलिए, वो तुगलक वंश के थे मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी नाम से फेमस हैं, जिसको कुछ लोग पगला सुल्तान ही बोलते हैं। दरअसल ये अपने समय से काफी आगे की सोचते थे, इसलिए उनकी बहुत सारी नीतियां ऐसी रही जो उस समय चली नहीं। तो बहुत अच्छा काम किए, लेकिन वो फेल्योर रहा। तो फाइनली रिजल्ट सुनिए, इनफैक्ट घाटा ही हुआ मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक काफी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं शासक, और काफी
आगे की सोचने वाले भी रहे। सबसे बड़े विद्वान भी थे वो, खगोल शास्त्र का अच्छा खासा विद्वान थे वो, गणित की अच्छी नॉलेज थी उनको, आयुर्विज्ञान का अच्छा नॉलेज था मोहम्मद बिन तुगलक को। इन्होंने एक कृषि विभाग की स्थापना की दीवाने आमिर को ही, और इसी के थ्रू फसल चक्र योजना की शुरुआत की गई उस समय। अगर कोई शासक ही शुरू करता है इस चीज की तो बड़ी बात है एग्रीकल्चर में रिफॉर्म के लिए। इन्होंने राजधानी को शिफ्ट करने की कोशिश की दिल्ली से दौलताबाद। इसमें ये भी इनकी एक कंट्रोवर्शियल जो काम सब हैं उसमें एक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट करने में बहुत सारे लोगों की जान गई थी उसमें। इन्होंने एक सांकेतिक मुद्रा चलाई थी लेकिन वो असफल हुआ था। उन्होंने सोचा था क्या कि जो चांदी सोना का चल रहा है उसके बदले सस्ता मेटल का चलाया जाए सिक्का, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि जो मुद्रा का निर्गमन था उस पर नियंत्रण नहीं कर पाया था। लोग अपने घरों में भी मुद्रा छापने लगे थे। आगे चलिए, सोने का सिक्का चलाया था जिसको दिनार कहा जाता था। किसने कहा था? कि इब्न बतूता थे उस समय आए थे जिन्होंने स्वर्ण सिक्का को दिनार कहा था। इब्न बतूता कहां से आए थे? तो मोरक्को से आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इब्न बतूता कहां से आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक होली के त्योहार में सार्वजनिक रूप से भाग लेते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि होली के त्योहार में सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाले सल्तनत कालीन शासक कौन थे, दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही बदायूनी एक हैं, उन्होंने कहा था जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई। किसने कहा था? बदायूनी ने। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, पूछते हैं क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई था, वो गद्दी पर बैठा था लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा वो। तुगलक वंश का एक और बड़ा राजा आता है, बड़ा सुल्तान आता है, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने रोजगार कार्यालय खोला, दीवाने खैरात, मतलब जिसके पास पैसे नहीं है मतलब भीख देने के लिए भी उन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला। सबसे अधिक गुलाम इसी के समय थे, मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो गुलामों के लिए भी एक संस्था, एक डिपार्टमेंट खोला, दीवाने बंदगान, गुलामों के लिए। पूछते हैं ये डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है, किससे से रिलेटेड है। इन्होंने पीडीएस, मैं बताया था मोहम्मद खिलजी के बारे में, लोक निर्माण विभाग की भी इन्होंने स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। नहरों, बहुत सारे नहर बनाए, 5 नहर बनाए, नहरों का जाल बिछाया इन्होंने। लेकिन एक काम किया इन्होंने, ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया, एक टैक्स लगा दिया ब्राह्मणों पर। इन्होंने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की, एक हज जाने की व्यवस्था की राज्य के खर्चे पर फिरोज शाह तुगलक ने। और फल जो होते हैं, फ्रूट्स की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी उपाय किए इन्होंने। और अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली लाया। कहाँ के? टोपड़ा और मेरठ में 2 अफलेख, 2 स्तंभ थे अशोक के, उसको दिल्ली लेके आया ये। तो इनका ये सब काम है, पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। अब आगे चलिए, नसरुद्दीन महमूद, ये अंतिम तुगलक शासक थे। नसरुद्दीन महमूद अंतिम तुगलक शासक थे और इन्हीं के समय में तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। और इसके बाद ही, तैमूर के आक्रमण के बाद ही नसरुद्दीन महमूद जो है, ये तुगलक शासक जो है वो खत्म हो गया। फिर सैयद वंश की स्थापना होती है, उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं है। फिर आइए लोदी वंश। लोदी वंश तो अभी तक जो भी थे वो तुर्की थे ना, अभी ये अफगान मूल के थे। लोदी वंश जो थे वो अफगान मूल के शासक थे। एक खतौली की लड़ाई होती है, खतौली का युद्ध फेमस है। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को इसमें हरा दिया था। पूछते हैं खगोली का युद्ध में कौन जीता था, किसके बीच हुआ था। लोदी वंश के एक शासक थे सिकंदर लोदी, जिन्होंने आगरा की स्थापना की थी, है ना। और ये गुलरुखी नाम से कविता किया करते थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोदी वंश का संस्थापक कौन? बहलो लोदी, 1451 से 1489 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को फाइनली राणा सांगा ने हराया, फिर बाद में बाबर ने भी हराया उसको। थोड़ा अब आगे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में जानते हैं। काफी चीजें हम लोग जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि विभाग जो है, दीवाने बंदगान किसी से रिलेटेड था? गुलामों से रिलेटेड था, डिपार्टमेंट था, विभाग था। और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने ही दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी, जो दान देने के लिए था। दीवाने मुस्तखराज, ये राजस्व के लिए रिलेटेड था। किसने किया था इसका स्थापना? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत
नाम की संस्था का विभाग का स्थापना किया था, जिसका काम था बाजार पे नियंत्रण करना। फिर एक है दीवाने अर्ज, जो सेना से संबंधित था। आरिज बोलिए, अर्ज बोलिए, दीवाने आरिज, ये सेना से संबंधित था और बलबन ने इसकी स्थापना की थी। दीवाने अमीर को ही कृषि से संबंधित था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। तो डिफरेंट विभाग हैं जिसकी स्थापना किसने की थी और किस चीज से वो संबंधित था, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। और कुछ विभाग हैं, दीवाने इंशा, ये सरकारी पत्र व्यवहार के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। इस तरह दीवाने वजारत, ये वित्तीय मामलों से संबंधित एक डिपार्टमेंट था। दीवाने रिसालत, धार्मिक मामलों से संबंधित एक विभाग था। सल्तनत काल में अधिकांश जो अमीर थे या सुल्तान थे वो तुर्क थे। मैं बताया आपको लोदी वंश में जो थे केवल वो अफगानी थे, तो इसमें अधिकांश अमीर और सुल्तान वो तुर्क थे। तुगलक काल में जो विजारत होता था, वो मंत्रियों का समूह जो था वो चरमोत्कर्ष में था, मंत्रियों का समूह नहीं आता था, तो उस समय विजारत कहते थे उसको, और वो सबसे पावरफुल होता था उस समय। इक्ता प्रणाली, ये इल्तुतमिश और मतलब इल्तुतमिश से संबंधित है इक्ता प्रणाली, और टंका, चांदी का सिक्का उन्होंने चलाया था इल्तुतमिश ने। एक अलाउद्दीन मसूद शाह शासक सुल्तान हैं कि सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम रहता है। मैं बताया कि उस समय के जो बहुत सारे शासक ऐसे थे, इंक्लूडिंग बलबन भी, जो अपने आप को खलीफा के सहायक बोलते थे, ईश्वर के प्रतिनिधि बोलते थे। मैं अपने आप को धार्मिक रूप से भी स्थापित करने के लिए, क्योंकि उस समय धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और धर्म का प्रभाव को अवॉइड करके कोई भी शासक अच्छे से काम नहीं कर पाता, इसलिए उन लोग धर्म का भी सहारा लिए। उसी का एक एग्जाम्पल है कि अलाउद्दीन मसूद शाह जो सिक्के बनवाए थे उसमें बगदाद के अंतिम खलीफा का भी नाम था। कुछ शब्द हैं उस समय के, ये पूछते हैं, जैसे कुछ टैक्सेस हैं, जैसे कि मैं आप जिक्र भी कर चुका हूं, खराज, उस्र, मुक्तई, ये 3 टाइप के टैक्स थे, वो भूमि उत्पाद पे लगते थे, जो फसल प्रोडक्शन होता था उस पे लगते थे। एक शर्ब था, शर्ब सिंचाई से संबंधित कर था। एक शब्द आता है चौधरी, वो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी, अभी भी वो देखिए चौधरी बनते हो गया, तो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था कौन? चौधरी। इस तरह कानून से संबंधित कुछ शब्द थे, जैसे कि हदीस, जो इस्लामी कानून होते थे वो हदीस कहलाते थे, और जो राज्य से संबंधित कानून थे वो जवाबित कहलाते थे, है ना, हदीस और जवाबित, ये शब्द पूछे जाते हैं। कुछ करेंसी सी, मुद्रा थी, जैसे टंका क्या था? वो चांदी का सिक्का जो था उसको टंका कहा जाता था। इसी तरह शशगनी और जीतल, ये तांबे के सिक्के थे। ये सब पूछे क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के समय में हम लोग अब देखते हैं कि कला एवं स्थापत्य, उसमें बहुत सारी ऐसी इंडो पर्शियन शैली का उस समय बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, साहित्य और मतलब कला और स्थापत्य के बारे में। जैसे अलाई दरवाजा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अटाना मस्जिद जौनपुर में है, ये पूछ देते हैं, पूछे हुए क्वेश्चन है। बलबन का मकबरा भारत में प्रथम शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ है, ये नॉर्मली मिक्स बनता था, शुद्ध इस्लामी शैली में बलबन का मकबरा बना हुआ है। कुव्वत अल इस्लाम, ये मस्जिद है वो दिल्ली में है। जहाज महल मालवा में, फैक्ट देखिएगा। जमा मस्जिद गुलबर्गा में भी है। कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़ में है, और ये प्रशस्ति मतलब किसी के प्रशंसा के लिए बना है, राणा कुंभा की प्रशंसा के लिए, ठीक है। टर्की शासक जो थे वो झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार उनकी विशेषता थी, उनके स्थापत्य कला में बड़ा सा गेट होता था। विजयनगर राज्य में साम्राज्य जो है उसमें स्तंभों में बोदिगोई का प्रयोग होता था, मतलब नक्काशी होती है स्तंभ में, नक्काशियां की जाती, बोदिगोई बोलते हैं उसको, और वो विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य की विशेषता थी। तुगलक के समय जो मकबरे बनते थे वो अष्टभुजीय मकबरे होते थे ना, 8 भुजा वाले थे। खिलजी इस समय की क्या विशेषता थी कि मेहराब की निचली सतह पर कमलकरी की झालर होती थी, कमल के सेब का, ये कली का सेब का झालर होता था मेहराब की निचली सतहों पर, खिलजी के समय में, ठीक। उस समय के साहित्य की बात करें, मैं बताया बड़े बड़े विद्वान थे उस समय। साहित्य में, दिल्ली सल्तनत के साहित्य में एक अलबरूनी है जो तारीख हिंद लिखी है, किताबुल हिंद लिखी है। अमीर खुसरो बहुत फेमस है, और तूतीय हिंद कहा जाता था उनको, तूती मतलब तोता, हिंद का तोता। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज के पटियाली में, पूछे हुए होंगे क्वेश्चन कहीं पे। किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ये कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे, अमीर खुसरो।
नई फारसी काव्य शैली का उन्होंने शुरुआत की, और सबक हिंदी बोला गया, वो सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली जो बोलते हैं उसकी शुरुआत अमीर खुसरो ने ही की थी, हिंदुस्तानी शैली की या सबक हिंदी शैली की, तो नई फारसी शैली भी बोलते हैं। हिंदी के भी और फारसी के भी दोनों के विद्वान थे ये अमीर खुसरो, खड़ी बोली हिंदी के जनक भी कहे जाते हैं ये। तारीख दिल्ली, कव्वाली जो कला है, जेनर है, कव्वाली जो सुनते होंगे आप, उस जेनर की शुरुआत जो की गई है अमीर खुसरो के द्वारा ही की गई है, और तबला बनाने का भी, तलवा का प्रथम प्रयोग का भी श्रेय जाता है इन्हीं को, अमीर खुसरो को। दिल्ली सल्तनत में और एक है राइटर है मिन्हाज उस सिराज, जिन्होंने तबकात नसीरी लिखी है, और दिल्ली सल्तनत में आमतौर पे फारसी भाषा को संरक्षण दिया गया है। आगे चलिए थोड़ा सा, दिल्ली सल्तनत से संबंधित ही हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इब्न बतूता के द्वारा रेहला लिखी गई है, याह्या बिन अहमद के द्वारा तारीख मुबारक शाही लिखी गई है। एक क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली के 7 सुल्तानों को का शासन काल देखने वाले कौन से ऐसे लोग हैं, तो वो कौन है? अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया, ये चिश्तिया संप्रदाय के थे, बताएंगे इसके बारे में बाद में, लेकिन ये दोनों थे, ये अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया, वो दोनों ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा हुआ है। राणा कुंभा ने एक संगीत राज नाम की किताब लिखी है। पुंडरीक विट्ठल राइटर थे, रागमाला लिखी है। काशीनाथ शास्त्री राग चंद्रिका, इस तरह कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम, ये पूछा हुआ है, मिलाने के लिए आया हुआ है क्वेश्चन ये। इस तरह राग चंद्रिका, राग कल्द्रुम, है ना, रागमाला, संगीत राज, इधर से दे देंगे कौन कौन राइटर है। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण भी लिखा था। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। अब पूछते हैं कि उस समय जो यात्री आए थे उनका क्रम पूछ देते हैं। तो सबसे पहले कौन? अलबरूनी आएगा, फिर इब्न बतूता आएगा, फिर ट्रेवरनियर आएगा, फिर मनुची आएगा। ये सीरीज पूछते हैं, अलबरूनी, इब्न बतूता, ट्रेवरनियर और मनुची। इसी तरह कुतुब मीनार का निर्माण पूछ देते हैं कि ये घटनाएं कब हुई। तो कुतुब मीनार का निर्माण, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु होती है, फिर पुर्तगाली भारत आते हैं, उसके बाद फिर कृष्णदेव राय का शासन होता है। ये भी सीरीज पूछे हुए हैं। नहरों का निर्माण मैं बता चुका हूं किसने करवाया था, तो तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दीवान रियासत की स्थापना किसने की थी? बाजार से रिलेटेड अलाउद्दीन खिलजी ने। नौरोज का प्रारंभ किसने किया था? त्योहार जो है फारसी त्योहार, वो बलबन ने की थी। दस्तार बंदान, ये क्या? उलेमा से संबंधित है। कुछ क्षेत्रीय राज थे, क्षेत्रीय शासक थे, जैसे कि बहादुर शाह, कहाँ के शासक थे? गुजरात के, उसी समय के मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शासक हैं ये। बहादुर शाह गुजरात के, चांद बीबी बीजापुर के, बाज बहादुर मालवा के, ये सब बहुत फेमस क्षेत्रीय शासक रहे हैं। कुछ किताबें हैं उस समय की, जैसे अमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय ने लिखी है, मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन ने लिखी है, मानसोलास सोमेश्वर ने लिखी है। इस तरह भोजदेव के द्वारा समरांग सूत्रधार लिखी गई है। ठीक, ये तो वैसे कलिंग युद्ध लिख दिया था मैं, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और थोड़ा सा ये उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राज्यों के बारे में बात करते हैं हम लोग। उससे हाँ चलिए यही बात करते हैं। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के, तो जौनपुर, एक जौनपुर राजवंश था जिसमें स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। क्यों? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी उन्होंने। सरकी जो है, सरकी शासक के द्वारा जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा गया है, क्योंकि कपड़े होते थे बहुत अच्छे अच्छे वहां पे। एक जैनुल आबिदीन एक शासक हुए जो कि कश्मीर के शासक थे, इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, और इन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया था। सबसे पहले जजिया कर समाप्त करने वाले शासक यही थे, जैनुल आबिदीन, कश्मीर का अकबर। इन्होंने कश्मीर की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसकी विशेषता क्या थी कि ये इसमें बुर्ज था, है ना, और बौद्ध पेगोडा के समान बना हुआ था, वो पेगोडा जैसे होता है, और फारसी शैली में बनी हुई थी। मतलब दोनों चीज थी, बौद्ध का पेगोडा का जैसा भी था और फारसी शैली भी थी इस जामा मस्जिद में, कश्मीर की जामा मस्जिद में।
और कुछ मध्यकालीन भारतीय राज्य हैं जैसे चंपक, मतलब उसका अभी का नाम कहाँ है वो, तो चंपक राज्य था वो चंबा में, हिमाचल प्रदेश जो अभी है। इस तरह दुर्गढ़ जम्मू, इस तरह कुलूत कुल्लू हिमाचल प्रदेश में जो है वो, ये सब उस समय के कुछ भारतीय राज्य थे। कुछ और राज्य हैं बहमनी राज्य जैसे, बहमनी राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने 1347 ईस्वी में। इसकी राजधानी कहां थी? गुलबर्ग में। इस तरह आदिल शाही, कुछ राज्यों जैसे बहमनी, आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, उस समय के दक्कन के बहुत इंपॉर्टेंट ये राज्य हैं। बहमनी राज्य स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी 1347 ईस्वी में, गुलबर्ग में इसकी राजधानी थी। आदिल शाही इसी प्रकार वो बीजापुर में स्थापना की गई थी यूसुफ आदिल शाह के द्वारा, और इसी के एक शासक हुए आदिल शाही, इब्राहिम आदिल शाह, जो काफी धर्मनिरपेक्ष थे। इनको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। फिर एक राजवंश आता है कुतुब शाही। कुतुब शाही वही गोलकुंडा ऐसे से रिलेटेड है, गोलकुंडा का किला जो है इससे रिलेटेड है। कुल्ली कुतुब शाह ने गोलकुंडा का किला का निर्माण किया, और कहां पे अभी वर्तमान में? हैदराबाद में। इस तरह निजाम शाही वो अहमदनगर में, और इसका अंत में क्या होगा? मुगलों में मिला लिया गया था, मुगलों के द्वारा अपने साम्राज्य में निजाम शाही को मिला दिया गया था। कुछ और छोटे छोटे राज्य हैं, एक तो सुल्तान मोहम्मद मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित हैं। कुछ राज्य छोटे छोटे, उसके राजधानी पूछे हैं क्वेश्चन। काकतीय राजवंश, ये वारंगल, होयसल, द्वार समुद्र जिसको हॉलीवुड बोलते हैं अभी, यादव, देवगिरी के यादव, इस तरह मदुरई के पांड्य, इस तरह से याद कर लीजिए आप। वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं। दोहरा गुंबद, डबल डोम किसका है? सिकंदर लोदी से संबंधित है। अष्टभुजी मकबरा शेरशाह से संबंधित है, पहले मैं बताया हूं। सत्य मेहराबीय, ट्रू मेहराबीय मकबरा बलबन से संबंधित है। गोल गुंबद आदिल शाही से संबंधित है। गुजरी महल मानसिंह से संबंधित है। हाँ, और पोलीगर दक्षिण भारत संबंधी है। वहां दक्षिण भारत के जो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक होते थे उनको पोलीगर कहा जाता था। पोलीगरों का विद्रोह भी हुआ है। एक हम लोगों का पहले छूटा हुआ था विजयनगर साम्राज्य, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्तियों ने, और हरिहर द्वितीय थे, उन्होंने बहमनियों से गोवा छीना था। अभी हमने बहमनी राज्य का जिक्र किया, उससे गोवा छीना था इन्होंने। हम्पी इनका प्रमुख जगह है, इसी में राजधानी भी थी। और विट्ठल मंदिर हम्पी में ही, उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चरल बिल्कुल मंदिर वगैरह बनवाए, बहुत अच्छे अच्छे और काफी आश्चर्यजनक वाली चीजें। जैसे विट्ठल मंदिर बनवाया जिसमें 56 स्तंभ लगे हुए हैं, 56 हैं पिलर्स, जो कि उसमें टच करने पे संगीत का स्वर निकलता है। उसके वंश थे कुछ कुछ, जैसे संगम वंश के शासक थे, उसका अंत हुआ। फिर नरसिंह सालू ने वंश की शुरुआत की, सालू वंश की। संगम वंश, सालू वंश, उसका अंत किया फिर वीर नरसिंह। ठीक है, इनके छोटे भाई थे कृष्णदेव राय, इसके अर्ध भाई थे अच्युतादेव राय। तो हम लोग इसमें तुलु वंश में चलते हैं। तुलु वंश के राजा थे, एक उसमें तुलु वंश भी एक है, संगम वंश, सलू वंश। ठीक है, एक तुलु वंश थे। तुलु वंश के राजा थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। कृष्णदेव राय बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, और उसके समय में कवियों को बहुत सम्मान मिला, खुद ही बहुत बड़े विद्वान थे वो। और अष्ट दिग्गज, 8 तेलुगु कवि उनके दरबार में थे, जिनको कहा जाता था अष्ट दिग्गज। कहा जाता है कि कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वो तेलुगु साहित्य के लिए स्वर्ण युग था। इन्होंने नागलपुर नगर की स्थापना की, पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोलकुंडा का युद्ध हुआ था कुल्ली कुतुब शाह के साथ कृष्णदेव राय का। इन्होंने हजारा मंदिर बनवाया, कहां पे? विजयनगर में। एक किताब है मधुरा विजयम, गंगा देवी के द्वारा लिखी गई है, मतलब महिला के द्वारा लिखी गई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए मधुरा विजय। उन्होंने अपने पति के विजय अभियानों के बारे में इसमें जिक्र किया है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलिए, कुछ फैक्ट्स और हैं। निकोलो कांटी एक इटालियन थे जो कि देवराय प्रथम के समय में भारत आए थे। इस तरह अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में आए थे। बुक्का प्रथम ने, ये भी हरिहर बुक्का जो बात की है, उन्होंने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। वेंकट सेकेंड जो थे, वो जब मैसूर राज्य की स्थापना हो रही थी तो विजयनगर का शासक कौन था?
वेंकट सेकंड। और मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? वेडियारों ने की थी। अभी भी उसके मतलब 47 तक शासन था, उसके बाद भी सिंबॉलिक शासन है उनका, वेडियार्स का। विजयनगर का शासक, हाँ। वित्तीय व्यवस्था कैसी होती थी? तो भू राजस्व कितना वसूला जाता था, वो डिपेंड करता था कि भूमि कितनी गुणवत्ता है, कितना प्रोडक्शन होता है भूमि से, उस पर डिपेंड करता था। यही नहीं, कारखानों के निजी स्वामी जो है वो एक औद्योगिक कर भी देते थे, कॉर्पोरेशन टैक्स जिसे अभी होता है वो देते थे वो लोग। एक तालीकोटा का युद्ध है बहुत फेमस। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। मतलब ये सब कुछ युद्ध हैं, जैसे तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध है ना, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये सब कुछ युद्ध हैं या पलासी की लड़ाई, जिन्होंने भारत के भविष्य को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो तालीकोटा का युद्ध, इसमें विजयनगर एक तरफ था और दूसरी तरफ था बीजापुर, अहमद और गोलकुंडा। फाइनली इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और विजयनगर साम्राज्य खत्म हुआ था, वही विजयनगर जिसमें कृष्णदेव राय भी थे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने किया, अच्छा खासा पोर्शन कवर कर दिया फैक्ट्स का। और इसके अलावा हम लोग जो धर्म सुधार आंदोलन है ना, भक्ति आंदोलन, इनफैक्ट भक्ति आंदोलन है, उसके बाद फिर मुगल प्रशासन है, मुगल शासक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। कुछ लोगों का कहना है कि साइंस के लिए लेक्चर वो भी देंगे हम लोग, 1-2 दिन में शुरू कर देंगे, हो सकता है कि आज से ही या कल से ही शुरू कर दें साइंस से संबंधित लेक्चर देना। लेकिन हम लोग कवर करवाएंगे लगभग सब कुछ। ज्योग्राफी आपका हो चुका है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों हो चुका है आपका। हिस्ट्री में भी एंशियंट करवा चुके हैं, मॉडर्न करवा चुके हैं, ये भी एक क्लास से 2 क्लास में मिडेबल हो जाएगा आपका। साइंस बचेगा आपका पॉलिटी और इकोनॉमी। इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन, जो इकोनॉमी का तरीका मैं बताया हूँ आपको, इकोनॉमी में आप क्वेश्चन में जो कंसेप्ट दिए ना उसको लेके चलिए। तो बीच बीच में मैं इकोनॉमी का भी क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को, तो चीज़ें सारी कवर करवाई जाएंगी। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग रिवीजन करते रहें अच्छे से और प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें, वही आपको काम देगा। थैंक यू।